अस्सलाम वालेकुम। आज के एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू और आज की क्लास चल रही है। तो इस मौजू से मुतालिक हमने वैसे स्केच ड्राइंग तो कर दी है, लेकिन इसके कुछ बुनियादी बातें हम पहले डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स और हमारे क्लास में मौजूद तमाम दोस्त साथी इस मौजू को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफ़े का सबब बनेगा। अगरचे कि आज का मौजू कुछ हवाले से थोड़ा सा अजीब सा भी है कि हर कोई इस पे इतनी आसानी के साथ बात कर नहीं सकता और फिर ऑन कैमरा और रिकॉर्डिंग के साथ, लेकिन बहैसियत तबीब हमें तो हर मौजू पे बात करनी है और जिसमें जिस्म के तमाम निज़ाम हैं उस पर भी बात करनी है। तो हम इंशाअल्लाह ताला आज के मौजू पे कोशिश पूरी करेंगे कि हया के तकाज़ों के साथ साथ तिबी तकाज़ों को भी पूरा करते हुए हम बात करेंगे। हमारा आज का मौजू इसलिए इंतहाई अहम है और ये एक सिलसिला शुरू हो गया है इस मौजू पे बात करने का, क्योंकि इस निज़ाम को हम समझेंगे तो आगे तौलीदी निज़ाम को हम मुकम्मल तरीके से समझ सकेंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है बुनियादी तौर पे मर्दाना तौलीदी निज़ाम में जो इरेक्शन यानी इंतशार और इन्ज़ाल यानी इजैकुलेशंस के ऊपर है कि इंतशार कैसे कायम होता है। बुनियादी तौर पे इस मौजू पे आने की वजह यह है कि अक्सर हमारे ऐसे हज़रात दोस्त भाई जो मुख्तलिफ़ तिब के शोबों से वाबस्ता हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट इन निज़ामों से मुतालिक तैयार करते हैं और उसकी तशहीर भी करते हैं। और बुनियादी तौर पे सिर्फ़ वो मैं कहूँगा कि मंजन बेचने वाले तो होते हैं, लेकिन तबीब इल्म के साथ नहीं होते, तो क्योंकि वो इस निज़ामों को समझते नहीं है जो आज हम बयान करने वाले हैं। मैंने मुतअद्दद लोगों के साथ जो दावेदार थे इस मौजू पे बात करने के लिए, और मैंने जब उनसे मुख्तलिफ़ इस तरह के निज़ामों पे बात की, पूछा, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। और जवाब क्यों नहीं होता? इसलिए कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, निज़ाम को समझा ही नहीं है, और जब निज़ाम ही नहीं समझा तो दवाई और इलाज क्या खाक करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वो दोस्त साथी जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं वो भी, और जो हमारे व्यूवर्स हमें देखेंगे इंशाअल्लाह वो भी बिलख़ुसूस इस तरह की चीज़ों पे बहुत गौर करेंगे। और हम इंतहाई अहम मौजू चुन चुन के ला रहे हैं। अभी हम कोई भी इलाज और कोई बीमारियों पे डिस्कस नहीं कर रहे। अब हम निज़ाम जिस्म मुख्तलिफ जो हैं उन्हीं को समझ रहे हैं। जब तक उनको नहीं समझेंगे तो हम इलाज मुआलजा कैसे अच्छे तरीके से कर सकेंगे। आज का मौजू जैसे कि हमने बता दिया कि इरेक्शन और इजैकुलेशंस के मुतालिक है। दो साथी यहाँ देख भी रहे हैं कि हमने मौजू आज का दे दिया है, और उसका पहला हिस्सा जिस पे अभी हमारी बात शुरू हो रही है वो इरेक्शन है। इसलिए कि तौलीदी निज़ाम में जो इसका एक इंतहाई अहम हिस्सा है। अगर इंतशार नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा, इस पे जब हम कैसे सोचेंगे, किस सिस्टम की ख़राबी की दवाई देंगे, तो वो एक बहुत अहम बात है। इस तरह जब इजैकुलेशन में जाएंगे तो वहाँ पर भी हम मुख्तलिफ़ बातें करेंगे। स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं हो रही, स्पर्म कमज़ोर हैं, स्पर्म अच्छे ताकतवर मोटाइल नहीं है, मोटाइल ज़्यादा हैं, एज़ोस्पर्मिया है, तो वो क्यों है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जब अपने इस लेक्चर्स को सुनेंगे समझेंगे तो हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे कि कहाँ पर किस निज़ाम की ख़राबी आई है। और दिलचस्प अमर यह है कि हमारे इस आज के मौजू में भी 6 के 6 निज़ाम इन्वॉल्व होंगे। ख़बर रसां हुक्म रसां दोनों इन्वॉल्व होंगे, इरादी गैर इरादी उज़लात इन्वॉल्व होंगे, और हमारे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होंगे। ये 6 के 6 निज़ाम मिल करके काम करते हैं, लेकिन इस हिस्से में काम करेंगे हम इंशाअल्लाह। दौरान गुफ्तगू जहाँ जहाँ मौका होगा हम उस पर बात करते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले इंतशार पे हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों से भी है कि बताएँ कि इंतशार का अमल शुरू कैसे होता है। आखिर क्या हमारे जिस्म में, अभी हम सिर्फ मर्दाना निज़ाम पे बात करते हैं, और दिलचस्प बात ये, अगर इसको गौर से आप सुनेंगे तो जब ज़नाना तौलीदी निज़ाम पे हम बात शुरू करेंगे अगली क्लास में, तो उसके अंदर जब हम ख़ातून पे फ़ीमेल पे बात करेंगे उसमें भी इरेक्शन का अमल होता है। तो यहाँ पर कई बातें ऐसी होंगी जो दोनों में, क्योंकि दोनों के इरेक्टाइल टिश्यू सेम हैं, एक ही टिश्यू दोनों में जब ये माँ के पेट में होते हैं, और तीसरे महीने का पहला हफ्ता यानी कि 9वां हफ्ता जब शुरू हो रहा होता है, तो उस वक्त जो फिटस है उस वक्त उस पर दोनों किस्म की लाइनिंग बन चुकी होती है, मर्दाना और जनाना, और उसमें से एक लाइन ने डीजनरेट होना है। इसको मुलेरियन डक्ट और वोल्फेरियन डक्ट कहते हैं। मुलेरियन डक्ट और वोल्फेरियन डक्ट, इन दोनों पे हम तफसील के साथ आगे 2 या 3 क्लासों के बाद बात करने वाले हैं, और उसमें भी हम इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे कि ये जो जेंडर की तब्दीली का सबब है, एंटी मुलेरिन हार्मोन वगैरह को जब हम अगर प्रोड्यूस कर पाएँ ख़ातून के अंदर, क्योंकि एंटी मुलेरिन हार्मोन का मतलब होता है कि मुलेरियन डक्ट को उड़ा देगा और वोल्फेरियन डक्ट रह जाएगी। जो वोल्फेरियन डक्ट रह जाएगी और मुलेरियन उड़ जाएगी तो क्या होगा, कैसे इसके असरात होंगे,
इस मौजू को हम इंशाल्लाह ताला आगे पूरा तफसील के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे और इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को भी। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि जो इंतशार का अमल है वो शुरू कहाँ से होगा। तलब, सोच, यानी कि विजुअलाइजेशन के अंदर अगर हम कोई चीज़ तसव्वुर में ऐसा मंज़र, ऐसी चीज़ देख लेते हैं तसव्वुर से, या अपने आँखों से देख लेते हैं ऐसा हिजान खेज़ मंज़र, या हिजानी गुफ्तगू हम सुनते हैं, बोलते हैं, या ऐसी खुशबुआत भी आती हैं या ऐसी महक बाज़ औक़ात जिनसे मुखालिफ की होती है कि वो हिजान पैदा कर देती है, और जिसके नतीजे में हमारा लिम्बिक सिस्टम ऑन हो कर के और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से अपने नर्व्स, उसके फाइबर के ज़रिए से सिग्नल S2 से S3 S4 पे भेजती है, जहाँ से एक और नर्व निकलती है जिसका अभी हम दोबारा पढ़ेंगे आगे, पोडेंडल नर्व, और वो दोनों मर्दाना जनाना जिनसी आज़ा के जो एक्सटर्नल जेनिटल एरियाज़ हैं उनके साथ वो अटैच्ड होती है और उसके अंदर इरेक्शन पैदा करने का सबब बनती है। इरेक्टाइल टिश्यूज़ को छेड़ती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, उसको मुतहर्रिक करती है, उसमें तहरीक लाती है, जिसके नतीजे में वहाँ पर इरेक्शन का अमल शुरू हो जाता है। और जब इरेक्शन का अमल शुरू हो जाता है तो फिर वो होल्ड कैसे होता है, कितनी देर रहता है, और फिर ये अमल इख्तिताम पे, क्लाइमेक्स पे पहुँच करके अपने इख्तिताम पे कैसे जाता है, वो एजुकेलेशन के अंदर हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बात की कि इंतशार का अमल शुरू कहाँ से होता है, तो हमने कहा कि देखने से, सुनने से, तसव्वुर से, सोचने से, कोई मंज़र देखने से, खुशबू या कोई ऐसी मखसूस महक से, वो परफ्यूम की शक्ल में भी ऐसी महक हो सकती है जो दूसरे जिन से मुखालिफ को अपनी तरफ माइल कर ले, या अपने किसी पार्टनर की मखसूस खुशबू सूंघते ही उसके ऊपर उसके असरात तारी हो जाते हैं और उसमें उसकी तलब बढ़ जाए। और इसी तरह छूने से, यानी छेड़छाड़ होता है, टचिंग है, इससे भी ये मामला आगे चलता है। और गुफ्तगू और तलब, ये भी इसका एक बहुत अहम पार्ट है। इसीलिए ही इस्लाम के अंदर बहुत सारे ऐसी कैद लगाई गई हैं कि ये ना किया जाए। अपनी निगाहों को नीचे रखना, अब इस तरह की हिजानी गुफ्तगू और गंदी गुफ्तगू या इस तरह के जो माहौल में लोग बैठते उठते हैं वो ऐसी बातें ना सुने, ना करें, ताकि उनका ये लिम्बिक सिस्टम ऑन ना हो और उनके अंदर बुराई की तरफ रुग़बत और नेकी से दूरी का सबब ना हो, उनका वो अमल गुनाह के ज़िमरे में ना चला जाए। तो इन चीज़ों से बचना होता है। और फ़हाशी के कामों के करीब ना जाने का भी हुक्म है। यानी अहादीस मुबारका और कुरान मजीद की आयत हमें जिन चीज़ों से रोकती और बताती हैं, हुक्म देती हैं कि ना करो, उसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो इंशाअल्लाह ताला साथी जो मेरे साथ माशाअल्लाह दीनी तालिब इल्म भी बैठे हैं वो समझते होंगे कि मैं कहाँ क्या इशारा कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हम कुछ उसके बारे में स्क्रीन पे भी आपको बता देंगे। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे असबी निज़ाम से, जहाँ पर लिम्बिक सिस्टम ऑन हुआ, लिम्बिक सिस्टम ने अपने न्यूरॉन्स की मदद से, अपने फाइबर्स की मदद से, अपने असब की मदद से जो सिग्नल्स S2 SO4, ये कौन सा मकाम है S2 SO4 का, S2 S3 S4, ठीक है, ये एक हमने वर्टिब्रे बनाई है यहाँ पर और उसने यहाँ पर सिग्नल दे दिया, ठीक है। इसने यहाँ से सिग्नल को ले करके एग्जीक्यूट होने का अमल करने के लिए, इंतशार का अमल करने के लिए इस वक्त अब हम मेल जेनिटल जो सिस्टम है, तौलीदी निज़ाम है, उसके ऊपर हम बात करें। जब ज़नाना बात करेंगे तो यहीं से ही हम फीमेल जेनिटल एरियाज़ के ऊपर जाएंगे और वहाँ बात करेंगे। तो इसने क्या किया, इसने आ करके यहाँ पर ये मुख्तलिफ, ये हमने सिम्बल्स के तौर पे रिसेप्टर्स बनाए हैं। हम इंशाल्लाह इसमें आज़ा के नाम और ये भी बताते हुए चलेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ मौजूद मुख्तलिफ रिसेप्टर इसके कहीं जगह मौजूद हैं दोनों तरफ पीनस के अंदर। उसके इस हिस्से में ये टिश्यूज़ का एक सिलसिला है, दोनों तरफ सुर्ख रंग से हमने इसमें ज़ाहिर किया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लड वेसल्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा। कार्पोरा कैवर्नोसा के अंदर मौजूद तहरीक का अमल शुरू करवा दिया इसने। जब ये तहरीक का अमल इसके अंदर आ करके इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, इसको तहरीक में लाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, इस कार्पोरा कैवर्नोसा के अंदर ब्लड फ़्लो करना शुरू करेगा। तकरीबन इंतशार, कामिल इंतशार के लिए एक एवरेज कितने ब्लड की ज़रूरत होती है इस हिस्से में, 130 ml की, ठीक है।
एवरेज है। बाकी जो साइज़ वगैरह के हिसाब से ख़त्ते के अतबार से कुछ मामूली फ़र्क ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक एवरेज जो है 130 ml की ब्लड की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पर फिलअप हो करके और इसमें इंतशार का सबब बनेगा। अकारपुरा कैवर्नोसा के अंदर आकर के जब इसने तहरीक पैदा की तो इसने क्या करना है, फरबही का दोनों साइड पे लेंथ में भी और विथ में भी इसने, और इसको स्पंजी टिश्यूज़ भी इसलिए कहते हैं कि इसने फैलना है, स्पंज की तरह नरम भी होता है, लेकिन जैसे जैसे इसमें ब्लड अपनी ताकत के साथ जाना शुरू हो जाएगा तो उसको फैलाना और फुलाना शुरू कर देगा। इससे इसकी लेंथ और इसकी विड्थ बढ़नी शुरू हो जाती है और इसमें एक हार्डनेस आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि उसने होल्ड करना है। अब ये कार्पोरा कैवर्नोसा में इसने मुख्तलिफ़ जगह पे जा कर के और तहरीक पैदा करनी शुरू कर दी। ये मुख्तलिफ़ जगह पे जाके रिसेप्टर्स में लग रही है, इसी तरह यहाँ पर भी, इस तरह यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगह पे इसने जा कर के अटैच होना है। इसी के साथ साथ इसने कार्पस स्पॉन्जियोज़म, ये कार्पस स्पॉन्जियोज़म कौन सी जगह है, ये एग्जैक्ट ये जो ब्लू लाइन से बीच में दिखाया जा रहा है ये क्या, यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा की लाइन है और ये कॉमन यूरेथ्रल ट्रैक्ट है जो कि सीमेन के अखराज के लिए भी और अमूमी आम हालात के अंदर पेशाब के अखराज के लिए ये यूरेथ्रल लाइन मौजूद है, ट्यूब मौजूद है। इसके साथ एक और टिश्यू की लेयर दोनों जानिब मौजूद है। इस वक्त हमने समझे कि यहाँ से इसे इसको हाफ कट करके इसको ओपन किया है। स्क्रीन के ऊपर भी एक आपको नज़र आ जाएंगी इसमें वाज़ेह तस्वीरें, उसमें भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो एक रेड लाइन इसके साथ अटैच की गई है ब्लू के साथ साथ, ये कौन सी है, कार्पस स्पॉन्जियोज़म, ये दोनों तरफ लाइन में है। इसने भी इसी पोडेंडल नर्व से एग्जीक्यूट होना है, इसने भी हरकत में आ जाना है और इसने इसको भी तहरीक में लाना है इसके साथ साथ, ठीक है। तो इसने क्या करना है, इसने तहरीक में आ करके इसने सख्ती पकड़नी है और इसने इस ट्रैक को खुला रखना है ताकि किसी, जब ये फूलना शुरू होगा तो लाजमी बात है जब ये रिलैक्स मोड में जाएगा और फूलेगा और फूल करके अपने अंदर ब्लड की वजह से सख्ती का इख्तियार करना शुरू करेगा तो यहाँ से लाइन बंद होने का खदशा है। तो ये अपनी मखसूस हार्डनेस से है, ये भी इरेक्टाइल टिश्यू, ये भी इरेक्टाइल टिश्यू, 3 किस्म के इरेक्टाइल टिश्यूज़ पे हम बात करेंगे अभी यहाँ पर, जिसमें से 2 यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसने इस लाइन को खुला रखना है ताकि एजुकेशन का अमल भी कायम रहे, लेकिन इसने सख्ती कायम करनी है। आइए इसने सख्ती कैसे कायम करनी, हम इस तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने इसको दोबारा रीड्रॉ किया है थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ पर हम ब्लड वेसल्स को दिखा रहे हैं। ब्लड वेसल्स कहाँ पर है, इसके अंदर मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स भरी हुई हैं। इस ब्लड वेसल में ये एंडोथेलियल लेयर है, इसके अंदर एक सेल को ज़रा बड़ा करके हमने दिखाया है। अब हम ये देखते हैं कि जब इस एंडोथेलियल सेल पर ये इसके रिसेप्टर पे जा करके ACH का, एसिटाइलकोलिन का इखराज होता है और वो इसके साथ क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं। जब इसने इसके साथ बाइंड हो जाना है तो फिर क्या होना है, यहाँ हम देख रहे थे कि यहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ फाइबर से, नर्व्स जो आई यहाँ पर, इसने कहाँ से आई, H2SO4 से, और इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया या इसको हरकत में ले आए सेल्स को। जब इसको हरकत में ले आए सेल को तो क्या अमल यहाँ पर होगा, क्योंकि इसने यहाँ पर इसको चौड़ा भी करना है और यहाँ पर ये जो मसल्स हैं हमारे कार्पस स्पॉन्जियोज़म और कार्पोरा कैवर्नोसा, इन दोनों को रिलैक्स भी करना है और इनमें सख्ती और फरबही भी लानी है। तो इससे एक अमल होगा जिसके अमल के नतीजे में इसमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी RG9। यहाँ पर RG9 को इसने प्रोड्यूस कर दिया। अब जब RG9 इस अमल के दौरान में प्रोड्यूस हो गई तो इस RG9 आगे जा कर के ब्रेक होगी और 2 चीज़ों में तकसीम हो जाएगी, एक नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरी कौन सी होगी, सिट्रोलाइन। सिट्रोलाइन, अब ये सिट्रोलाइन क्या करेंगी, सिट्रोलाइन आ करके इस RG9 की प्रोडक्शन को दोबारा बनाती रहेगी ताकि ये एक अमल एक मखसूस वक्त तक कायम रहे और चलता रहे। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या करना है, अपने करीबी टिश्यू में पहुंच करके जा करके इसके एक रिसेप्टर को
मुतहर्रक करना है इसने जा कर के नाइट्रिक ऑक्साइड ने, और इसको मुतहर्रक करने के नतीजे में इसके अंदर मौजूद एक एंजाइम्स का मैकेनिज्म हरकत में आ जाएगा। और उसने क्या करना है, उसने इस रिसेप्टर को पहले क्या कहेंगे, गोनालाइल साइक्लेज। गोनालाइल साइक्लेज। अब इस गोनालाइल साइक्लेज ने क्या करना है, एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर जब इसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड अटैच्ड हो गया तो इसने अपने अंदर मौजूद एक मखसूस सिस्टम मुख्तलिफ एंजाइम्स का मौजूद है, उसमें तहरीक पैदा करके जीटीपी को कन्वर्ट करना है और उसने आकर के CGMP को मुतहर्रिक किया कन्वर्ट करके, और इसने अपने मखसूस एंजाइम के मज़ीद आगे अमल मुकम्मल करने के बाद इसको रिलैक्स करने के लिए इसने यहाँ पर पोटेशियम चैनल को ओपन कर दिया। जैसे पेशाब वाले में भी हमने पढ़े थे पोटेशियम चैनल्स, इस तरह यहाँ के पोटेशियम चैनल को ओपन कर दिया। और जब पोटेशियम चैनल को ओपन किया तो क्या होगा, इसमें से किसने बाहर जाना है, पोटेशियम ने, और पोटेशियम को बाहर भेज दिया और कंटिन्यू भेजना शुरू कर दिया, जिससे ये बाहर का एरिया हाईली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब ये हाईली चार्ज होना शुरू हो जाएगा, पोटेशियम बाहर आ रहा है, कंटिन्यू अमल जारी है, तो क्या होगा, इसके अंदर एक रिलैक्सेशन का अमल होगा। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं, अब इसके अंदर रिलैक्सेशन का एक जब अमल होगा, रिलैक्सेशन के अमल के नतीजे में क्या होगा, ये दोनों अपनी साइडों से खुलना शुरू होंगे, बाहर की तरफ बढ़ना शुरू होंगे, और इसके अंदर भी जो वेसिकल्स हैं, हमारी शरियानें मौजूद हैं जो बिल्कुल बारीक सी होती हैं, इसके अंदर ब्लड फ्लो जब चौड़ा होगा तो ज़्यादा बढ़ेगा। जब ये ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो ये अमल भी ज़्यादा होता चला जाएगा। इसके नतीजे में यहाँ पर एक फैलाव आना शुरू हो जाएगा और ये मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होकर फैलना और फूलना शुरू हो जाएंगे और ये सख्ती कायम करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, को समझ में आ रही है बात कि किस तरह से ये अमल मुकम्मल हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर चूँकि एक बात हमारी आई है तो एक और चीज़ भी हम समझा देते हैं कि बाज़ औक़ात बाज़ लोग व्याग्रा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं या उस पर बहुत डिपेंडेड हो जाते हैं, समझ में तो आती नहीं है कि उनको ये काम करती कैसे। लेकिन बहरहाल व्याग्रा ने क्या करना है कि यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है PDE5 रिसेप्टर। इस PDE5 रिसेप्टर ने क्या करना होता है, CGMP को एक मखसूस वक्त के बाद या मुताल्लिका अमल मुकम्मल होने के बाद इसने इसको रोकना भी है, वरना तो ये जारी रहेगा अमल। इसने इसको रोकना है ताकि ये वापस नॉर्मलाइज्ड हो जाए। व्याग्रा के काम क्या है कि इसको जा कर के ब्लॉक कर देना है, रोक देना है। जब ये रुक दिया जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो क्या होगा, CGMP अपना काम मुसलसल जारी रखेगा, जो कि किसी वजह से नेचुरल तरीके से जो एक फितरी तरीका था, उस फितरी तरीके से ये अमल मुकम्मल नहीं हो पा रहा था। तो जो मसनूई सहारा लेने वाले लोगों ने इस तरह की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, हम रेकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं वो ये ख़राब अमल होता है कि यहाँ पर ये अमल करके उसको बीच से, और नतीजा क्या होता है कि उसमें फिर फितरी बहुत सारी पेचीदगियाँ होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए फितरी अमल को समझने की कोशिश करें कि यहाँ जो निज़ाम हम बयान कर रहे हैं इसमें असबी निज़ाम भी इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें उज़लाती निज़ाम भी और गुदुद का निज़ाम भी। अभी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ से असबी निज़ाम, हुक्म रसा ने आ करके क्या किया, ख़बर रसा ने यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम में काम कर लिया, हुक्म रसा ने आ करके यहाँ पर ऑर्डर रिलीज़ कर दिया कि भाई ये अमल शुरू कर दो। जब हुक्म रसा ने आके ये अमल शुरू करवा दिया तो इसके नतीजे में अब इसके उज़लाती निज़ाम के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई हैं, देख लें। इस उज़लाती निज़ाम ने काम करना शुरू कर दिया, गैर इरादी अज़लात इस वक्त अभी अपना काम शुरू किए हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने अपना एक मखसूस अमल शुरू कर दिया। अब ये अमल शुरू कर दिया, इसके नतीजे में क्या होगा कि जब ये बहुत ज़्यादा इस तरह से बाहर की तरफ फैलना शुरू होंगे तो इसके आगे ये ग्रीन लाइन से जो हमने बताया है, ये क्या है, वरीदी सिस्टम। अब जाहिर बात है जब ब्लड बहुत सारा आता है तो उसने किसी निज़ाम से, वरीदी निज़ाम से बाहर भी एक खराज पाना होता है। ये सारी वरीदें हैं मुख्तलिफ, हमने सिंबल के लिए कुछ बनाई है ना, तो ये देख लीजिए। अब ये वरीदी निज़ाम के अंदर से ब्लड ने जाना था, लेकिन अगर ये एक्सपेंड हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये जब एक्सपेंड यहाँ तक है और ये फैल करके जब इसने यहाँ तक आ जाना है, इनके मुँह पर आ जाना है, तो क्या होगा, क्या यहाँ पर मौजूद जो ब्लड भर रहा है, क्या ये ब्लड इसमें जा सकेगा? नहीं जा सकेगा, क्योंकि इसने इसको लॉक कर दिया। अब जब ब्लड इसमें से नहीं जा पाएगा तो ये इरेक्शन कायम हो जाएगा। ये फीमेल में भी होता है, फीमेल में भी होगा, मेल में भी होगा।
बस शेप का फ़र्क है, बाकी ये अमल अभी तक जो हम बात कर रहे हैं दोनों में मुश्तरका है। तो इसने क्या किया, वेनस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया यहाँ पर सख्ती के साथ, और इसमें जितना अच्छा ब्लड जमा हुआ होगा, जैसे कि हमने 130 ml के लगभग कहा, अगर वो अपने तबई साख्त के मुताबिक अगर ब्लड उसके अंदर प्रॉपर जमा हो गया तो ये क्या करेगा, इसको इतना एक्सपेंड करके अब जब ब्लड इसमें से बाहर नहीं निकल सकेगा और यहाँ से फुल इसके अंदर आ चुका है, बाहर निकलने का इसके बाद रास्ता नहीं है, रिवर्स तो जा नहीं सकता ना, आ रहा है ब्लड तो अपनी किसी शरियान में वापस नहीं जाता, तो उसने वीनस सिस्टम में आकर के वरीदों के ज़रिए से ही बाहर निकलना है, और वो सिस्टम जब ये ब्लॉक होगा तो क्या होगा, इरेक्शन कायम रहेगा तबई तौर पे जितनी देर तक, जब तक हर एक अपनी उम्र, साख्त, खित्ते वगैरह के एतबार से जो उसका क्लाइमेक्स टाइम है, जब तक वो उस तक नहीं पहुंचता है, पास का फ़ौरन हो जाता है। क्विक इजैकुलेशन का मसले आते हैं, ठीक है ना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मसले आते हैं, जब ईडी के मसले आते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तो इरेक्टाइल नहीं हो रहा, तो इरेक्टाइल ना होने की क्या वजह होती है, अक्सर या तो आपका ये असवी निज़ाम काम नहीं कर रहा, पहला 6 नंबर काम नहीं कर रहा, दूसरा 1 नंबर काम नहीं कर रहा, तीसरा आपका ये 3 नंबर काम नहीं कर रहा, सिस्टम है ना सारे, और ये होल्ड ही नहीं कर पा रहा, लॉक ही नहीं कर पा रहा। जब ये लॉक नहीं करेगा, अगर ये कमज़ोर इसमें ब्लड आया है, ठीक है, और इसके मुंह अगर हल्के फुल्के खुले रह जाएं, तो क्या होगा कि यहाँ पर आया हुआ ब्लड यहाँ से लीक होना शुरू हो जाएगा, और जब आया हुआ ब्लड लीक होना शुरू हो जाएगा तो इसमें इरेक्शन रहेगा, नहीं रहेगा, कमज़ोर रहेगा, या कुछ देर रह करके थोड़ी देर में फारिग होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल कमज़ोरी में आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अभी हम इरेक्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते, और उनको भी लोग मुगल्लज़ और पता नहीं कौन कौन सी अद्वियात दे रहे होते हैं, ड्यूरेशन की अद्वियात। भाई इरेक्शन ही नहीं है तो ड्यूरेशन क्या, तो ये भी तो समझना है ना हमने, पहले किस निज़ाम में कहाँ पर हमें एक ही दवाई बना दी जाती है और उसमें तमाम जो इनकी मुसीबतें, जितनी परेशानियाँ होती हैं, सारी डाल दी जाती हैं, और वो कह दिया जाता है कि इसमें सभी चीज़ों का हल है। हमारे इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में तो अक्सर अपना अफ़गानिस्तान के अंदर भी मैंने देखा है कि वहाँ पर भी बस जो नुस्खा देखा सारे कूट काट के ये भी डाल दो, ये भी डाल दो और बना दो, पता वता कख नहीं है कि इसने अंदर जाके क्या करना है। हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में एक जगह लिखा था कि अगर किसी तबीब के पास 200 मरीज़ भी अगर रोज़ाना आते हैं, तो अगर वो तबीब नहीं जानता कि इसको क्या मर्ज़ था, मेरी दवाई ने इसके अंदर क्या काम किया, अगरचे कि 200 के 200 ठीक भी हो जाते हैं, तुक्के भी लग जाते हैं, वो तबीब नहीं है। तबीब वही है जो अपने मरीज़ के बारे में भी जानता है, उसके जिस्म में झांकना आता है, वो देखेगा कि कहाँ ये नब्ज़ जो बोल रही है, ये नब्ज़ किस वजह से ऐसा बोल रही है, और वो कहाँ पर मर्ज़ है। नब्ज़ सीखने का तो शौक़ बहुत सारे लोगों को है, लोग फ़ीसें भी भरते हैं नब्ज़ सीखने की, पता नहीं कितने कितने लोगों में ये मामला चल रहा है, कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं, पता नहीं 20-25 किस्म की तो नब्ज़ें तरीक़ों से सिखाई जाती हैं अलग अलग, किसी ने कोई तरीके से, किसी ने कोई तरीके से। लेकिन जब हम इल्म हासिल करेंगे, इल्म जिस्म के बारे में हम जानेंगे, एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी जानते होंगे, तो हम वहीं पर हर एक को पकड़ लेंगे कौन सही बात कर रहा है और कौन गलत बात कर रहा है। मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स भी इंशाअल्लाह इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि अगर आपको इल्म में, अगर आपको नोट परखना आता है तो आप जाली और असली नोट को वहीं पकड़ लेंगे, और अगर आपको नहीं परखना आता तो फिर हर कोई टिकाया जाएगा आपको और आप लेते जाएं। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर होल्डिंग का अमल, इरेक्शन का, अभी तक हम इरेक्शन के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये इरेक्शन यहाँ पर इसने टाइटली होल्ड कर दिया। जब ये टाइटली होल्ड कर दिया तो ये पहला मरला इरेक्शन का मुकम्मल हो रहा है दिमाग से, लिम्बिक सिस्टम से सिग्नल आने के बाद, ठीक है ना। लिम्बिक सिस्टम को तो समझ रहे हैं ना सारे साथी, लिम्बिक सिस्टम क्या चीज़ होती है, इस पर अलग से वैसे तो क्लास होगी इंशाल्लाह हमारी। लिम्बिक सिस्टम यूँ समझ लें कि ये क्या करता है, ये हमारे जो सलूक होते हैं ना, बिहेवियर या इमोशनल रिस्पॉन्स, ये दिमाग के मुख्तलिफ पुर्ज़े हैं, मुख्तलिफ आज़ा हैं दिमाग में मौजूद, तफसील से हम करेंगे। वो तमाम आज़ा एक मखसूस तालमेल से, मखसूस हालत के अंदर, यानी रिस्पॉन्स इन्होंने किस तरह से इस बात का देना है, हमारे सलूक का, हमारे बिहेवियर का या हमारे इमोशन का, तो उसका रिस्पॉन्स ये किस तरह से देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर सर्वाइवल मोड में हमें किसी चीज़ से फ़रार होना चाहते हैं, तो इस वक्त हमारे लिए फ़रार होने के लिए, निकल भागने के लिए क्या क्या हमारे जिस्म को इस वक्त तैयारी में होना चाहिए। या हमारी फीडिंग है ख़वातीन में, वो बच्चे को हो रही है फीडिंग, तो उसमें भी लिम्बिक सिस्टम काम करता है अपना मखसूस। रिप्रोडक्शन के अंदर, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर लिम्बिक सिस्टम काम कर रहा है, वो हम पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा फ़ाइट एंड फ्लाइट, मतलब कोई जैसा जंगली जानवर या कोई डकैत या कोई ऐसा आ जाता है और वहाँ पर हम उससे भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं,
तो वहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जिस तरह से काम करता है, तो ये सारे सिस्टम आपस में मिल करके और ये रिस्पॉन्स देते हैं, कैसे करते हैं। इंशाल्लाह इस पे सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पे जब हम बात करेंगे, उसकी क्लास भी हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम इस बात को लिम्बिक को भी इंशाल्लाह किसी हद तक बात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसमें एक अमल तो हो गया कि यहाँ पर ब्लड आ गया और रुक गया, होल्ड हो गया। अब हम सपोज यही कर रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल इंसान है और ये बिल्कुल वेन इसकी यहाँ पर ब्लॉक हो करके दोनों साइड पे, ये जब हम एक साइड पे बात करें इसका मकसद इसकी दूसरी साइड भी है, ठीक है। तो इससे इस दोनों तरफ से लेंथ आ गई। अब एक और अमल आता है इस्तादगी के बाद, इंतशार के बाद। इंतशार तो कायम हो गया, इस्तादगी का अमल भी इसमें आना है, स्ट्रेट होने का अमल। स्ट्रेट होने के अमल के बाद उसमें एक मखसूस उठान भी डेवलप होती है। तो उस उठान के लिए क्या होता है? अच्छा, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर दो हमने और भी मसल्स दिखाए हैं। यहाँ पर देखें एक टिश्यू बताया गया है, इस्कियो कैवर्नोजम, ठीक है, यहाँ मौजूद है। तो ये जो सप्लाई है इसकी, ये इन टिश्यूज़ पे तो आई। हमने कहा था कि 3 इरेक्टाइल टिश्यूज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तीसरा कौन सा है? हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, ये क्रॉस करके इसके साथ इसने बाइंड होना है और इसको भी इसने एग्जीक्यूट करना है। जब ये एग्जीक्यूशन का अमल चल रहा है तो इसके साथ साथ इसने भी करना है। ये दोनों साइड पर है, ये अभी तो हमने एक साइड पे दिखाया है, लेकिन ये दोनों साइड पर है। आप इसको खुद ही समझ लीजिएगा दूसरी साइड पर है। इसका काम क्या है? अब इन्होंने तो अपना काम कर लिया, इसका काम क्या है? इसने, जैसे आपने देखा होगा कि बिजली के पोल या खंभे कहीं लगे होते हैं या कोई ऐसे मखसूस कोई बांस वगैरह, तो बाज़ औक़ात उसके साथ दो जो है ना रस्सी या तारें बड़ी मजबूत किस्म की दो साइड पे से खींच करके थोड़ा से बुलंदी के ऊपर से उसको बांध के नीचे ज़मीन में मजबूती से उसको कर दिया, जिससे वो चीज़ एक बिल्कुल स्ट्रेट हालत के अंदर कायम हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें दोनों साइडों से पुलिंग का एक अमल होना है और उसने पुलिंग का अमल करके, और ये जितने मजबूत होंगे इतना पुलिंग का अमल अच्छा होगा, ठीक है ना। हम इसकी बात करें, जितनी ये कमज़ोरी की हालत में आएंगे तो पुलिंग का अमल भी उतना ही कमज़ोर होगा, और अगर कमज़ोर कोई चीज़ होगी तो वो ज़्यादातर ठहर नहीं पाती, ठीक है ना। तो अब हम जिस तरह का मर्ज़ होता है, अब हमें गौर करना है कि कौन से निज़ाम में कहाँ ख़राबी है, किस पुर्जे ने क्या काम किया है। तो हम जब उस पुर्जे को ही ठीक करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो वो मुताल्लिका अलामत दुरुस्त हो जाएगी। इसलिए बड़े तवज्जो से समझिए। अब जब इस्कियो कैवर्नोजम ने क्या काम करना है, इसको मखसूस उठान दे करके और सख्ती की हालत में ले आना है स्ट्रेट। बिल्कुल इसको हो जाने के बाद इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जब अपना अमल मुकम्मल करेगा तो सीमेन को अच्छे तरीके से दूर तक धकेल भी पाएगा ना। तो उसके लिए इरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इरेक्शन नहीं होगा तो ये अमले तौलीद का निज़ाम आगे चल नहीं सकता, तो उसके लिए इसका कायम होना बहुत ज़रूरी है। फिर ऑर्गेज़म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ़ेन के लिए। तो इसलिए इसके तमाम निज़ामों का अपने अपने वक्त पे काम करना, ये मखसूस तालमेल से काम चल रहा है इनका, और ये एक दूसरे के पीछे ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, और हमने इसी ऑटोमेटिक सिस्टम के एरर को जान करके दुरुस्त भी करना है। इसलिए इसको तवज्जो से समझिए। जब इसने इरेक्शन का एक अमल मुकम्मल करा दिया और जब इसके अंदर काम मुकम्मल होने भी जा रहा है, और ये एक बात यहाँ याद रखें कि ये कौन सा मसल है, ये स्केलेटल मसल है। याद रखिएगा, स्केलेटल मसल हमारे जिस्म में वो होते हैं जो इरादी उज़लात होते हैं, यानी 2 नंबर 2 के इरादी उज़लात जिसके मजबूत होंगे उसका ये निज़ाम काम करेगा। जहाँ वो इरादी उज़लात कमज़ोर हैं वहाँ ये निज़ाम भी कमज़ोर है। जहाँ पर 3 नंबर का निज़ाम कमज़ोर है वहाँ पर ये भी कमज़ोर है, ठीक है। जहाँ पर 6 नंबर का निज़ाम कमज़ोर है वहाँ तो सिग्नल ही नहीं है, और 1 नंबर का कमज़ोर है तो क्या है, 1 नंबर का सिग्नल आगे जा करके इरेक्शन के लिए मैसेज भेजेगा ही नहीं। तो जब पैगाम जाएगा ही नहीं तो क्या अमल होगा, आप लोग सब अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगरचे मौजू थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन हमें इस मौजू पे किसी न किसी हद तक खुल करके हमने बात करनी है ताकि बात समझ में आ सके। मैं समझता हूँ कि तबीबाएँ भी हमारी वीडियोस को भी देखती हैं, लेकिन ये मौजू तो हर एक के लिए जो तिब से रिलेटेड है, बल्कि इवन के मैं देखता हूँ कि हमारे ये वीडियोस पे कई कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं, उन लोगों के होते हैं जो तबीब नहीं होते लेकिन अपने इलाज मुआलजे के लिए मुख्तलिफ तबीबों को नेट पे ढूंढ रहे होते हैं। तो उसमें भी उनको भी एक अंदाज़ा हो जाए कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर वो भी एजुकेट होते हैं तो होते रहें, अच्छी बात है, लेकिन हमारे मुखातिब ज़्यादातर तिब से वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो एलोपैथिक से इंटरेस्ट रखते हों
हिकमत और कान मुफरद अज़ा से तो है ही, चाहे हमारे होम्योपैथ के भाई हों वो भी इंशाल्लाह, और आयुर्वेद में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक हुए हैं जो अपने आयुर्वेद के अंदर कान मुफरद अज़ा से तशख़ीस और इलाज के अमल को उन्होंने अपने साथ ऐड किया और आयुर्वेदिक फार्मूलेशंस को भी इस्तेमाल करते हैं। इवन मैं भी आयुर्वेद फार्मूलेशंस को कान मुफरद अज़ा के तहत अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल कराता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा फ़ायदा इससे भी हासिल होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस्कियोकैवर्नोज़म ने किस तरह से इरादी उज़लात, हमने कहा था शुरू में कि तमाम 6 के 6 सिस्टम काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल हमारे जिस्म में कौन से हैं? इरादी उज़लात, 2 नंबर का सिस्टम हमारा, और ये वाहिद सिस्टम होता है जो हमें इख्तियार में दिया गया है, ठीक है। बाकी हमारा पूरा सिस्टम हमारे इख्तियार में नहीं है। ये जो हमारी हड्डी के साथ लगा हुआ जो गोश्त है ना, जो हड्डी के साथ मूवमेंट करवाता है जहाँ जहाँ पर भी, ये भी हड्डी के पास है, हड्डी के साथ करीब करीब अटैच हुआ ये हमारे स्केलेटल मसल कहलाते हैं, जो स्केलेटल सिस्टम को मूवमेंट करने कराने में मदद देते हैं। ये सिर्फ हमें इख्तियार में दिए गए हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से कर लें। बाकी सारे सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हमारे गैर इरादी उज़लात 3 नंबर के, हमारे गुदूद का निज़ाम, जाज़बा, नाकला, ये कोई भी हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रोल कर लें। हाँ, हमारे सोच, माहौल, इन्वायरमेंट और वो चीज़ें उसको मुतासर करती हैं, तो वो ऐसे खाली इस चीज़ों से सही भी नहीं होता, फिर बाकायदा उसके तशख़ीस करके इलाज करना भी ज़रूरी है। अब ये इरेक्शन का अमल यहाँ पर तकमील की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक बात और करनी ज़रूरी है, पिनस के सिरे पे हशफा या ग्लैंड्स मौजूद है, इसके अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, बड़े हसास रिसेप्टर होते हैं। और चूँकि हमने देखा था कि टच से भी एग्जीक्यूशन होती है इसकी, तो ये क्या है कि ये टच का रिस्पॉन्स भी ग्लैंड से आता है यहाँ पर, और ये भी फिर S2 S4 पे पहुँच करके इसी सिस्टम को दोबारा बहाल करता है। तो बाज़ लोग जो ट्यूब्स वगैरह का, पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बुनियादी थ्योरी क्या होती है? उसमें यही होती है कि मसल्स को रिलैक्स करना और ग्लैंड्स को टचिंग कराना, इससे ताकि इसका सेंसरी सिस्टम जो ऊपर से लिम्बिक से नहीं आ पा रहा, उसका राब्ता कटा हुआ है, बजाय उसको कि सर्किट को बहाल किया जाए, वो यहीं से ही जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। और ये जुगाड़ वक्ती तौर पे फ़ायदा बज़ाहिर देते हैं, लेकिन ये मुस्तकिल ख़तरनाक नुकसान का सबब बनते हैं, क्योंकि जो फितरी तरीका है उस पर नहीं आया। क्योंकि जब हम एजुकेशन में देखेंगे तो इस अमल को रिवर्स कैसे किया जाता है, इसको भी तो देखेंगे ना। ये सारा अमल अभी कायम हो गया है, तो इसको रिलैक्स भी होना है। रिलैक्स होने के लिए भी तो एक निज़ाम ने काम करना है ना। अच्छा, अभी सबसे पहले एक निज़ाम पे बात आई, तो ये पहले बताएं, जो कि अमूमन इस मौजू के शुरू में बात की जानी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ इख्तिताम की तरफ, इरेक्शन के इख्तिताम की तरफ कर रहा हूँ, कि ये जो सारा इरेक्शन का अमल है, ये हमारे सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक कौन से निज़ाम के तहत काम करता है? कौन सा सिस्टम इस पूरे होल सिस्टम को इरेक्शन में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकर के आ रहा है? इस पूरे होल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा निज़ाम इसको लेकर के आ रहा है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। हमेशा याद रखना, पॉइंट क्या? पॉइंट पी फॉर पॉइंट पी से पैरासिम्पैथेटिक। पॉइंट पहले करें, फिर शूट करें। शूट को शुरू में क्या है? एस, सिंपैथेटिक सिस्टम बाद में आएगा। शूट, इजैकुलेशन, अभी हम बात करेंगे इस पे अगली निशिस्त में। तो शूट, पॉइंट, फिर शूट, पैरासिम्पैथेटिक, फिर सिंपैथेटिक सिस्टम। और सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा? इजैकुलेशन का अमल कराएगा। और सिंपैथेटिक सिस्टम चूंकि हमारा हमदर्द सिस्टम है बहुत ज़्यादा, वो हमारे जिस्म को वो तमाम काम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक एक आर्जी सिस्टम हमारे ऊपर तारी होता है, जो मखसूस हालात, मखसूस वक्त के लिए होता है, और वो उस वक्त हमारे पूरे जिस्म के मखसूस अपने कोडिंग के एतबार से उसको दिए गए अहकामात के मुताबिक, जो अल्लाह ने फितरत ने उनको दी है, उसके मुताबिक वो हमारी बॉडी को उस वक्त के लिए तैयार करके, वो अमल मुकम्मल होने के बाद उसको वापस होना है। उसको वापस करने के लिए कौन सा सिस्टम फिर काम करेगा? जो नॉर्मल हालात में भी काम कर रहा होता है, वो है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम ने पैरासिम्पैथिक सिस्टम के तमाम किए गए अमाल को उलट करके नॉर्मल पे लेके आना है। उन्होंने अगर दिल की रफ्तार को तेज़ किया है, जैसे कि इस अमल के अंदर दिल की रफ्तार तेज़ होती है, तो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम ने क्या करना है? उसको
रिवर्स करना है, नॉर्मल हालत की तरफ लेकर के आना है। ब्लड प्रेशर को उसने हाई किया है तो सिंपैथेटिक सिस्टम ने क्या करना है, ब्लड प्रेशर को लो करना है। हमारा ब्रीथिंग सिस्टम को अगर उसने हाई किया है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने, तो सिंपैथेटिक सिस्टम ने उसको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। ऐसा ही है ना। इसी तरह से जब ये इरेक्शन का अमल हुआ है शुरू, तो इरेक्शन के अमल की तकमील क्लाइमेक्स के बाद इजैकुलेशन का अमल जैसे ही तकमील की तरफ जाएगा, तो वो तकमील के साथ साथ इसको सबको रिलैक्स मोड में भी लेकर के आना है। उसने किसने, मर्द हो या औरत हो, दोनों को रिलैक्सेशन मोड में लाने के लिए भी वहाँ पर सिंपैथेटिक सिस्टम ने काम करना है और उसी तरीके से वो तकमील पे लेकर के आएगा। तो इंशाल्लाह आप इजैकुलेशन की तरफ चलते हैं, एक वक्फा लेते हैं।